हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज अपनी दूसरी क्लास है। एक क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत अपन ने अपना पेपर स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहली क्लास है वो बहुत अच्छे से पढ़ी। आसान सी क्लास थी और कुछ नहीं था, थोड़ा सा आज बेसिक कुछ फॉर्मूले थे जिनमें असमीकरण वगैरह थी। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा पार्ट हमने शुरू कर दिया था यूनिट का, और अपनी यूनिट का नाम था विश्लेषित फलन। चैप्टर नंबर 3 है वो अपने को पूरा पढ़ना है, एनालिटिक फंक्शन। विश्लेषित फलन की परिभाषा वो इम्पोर्टेंट आपको मैंने बता दी थी। इसके अलावा विश्लेषित फलन पढ़ने से पहले अपने को 2-3 परिभाषाएं पढ़नी पड़ेंगी। उसके अंतर्गत हम 2 परिभाषाएं पढ़ चुके थे, या परिभाषाएं बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन ने सम्मिश्र चर का फलन पढ़ा कि भाई W इक्वल टू एफ जेड क्या है, सम्मिश्र चर जेड का फलन है। जहाँ पे और क्या मान होगा, W बोल दो, एफ जेड बोल दो, U प्लस एटा वी बोल दो, एक ही बात है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि W क्या है, एफ जेड क्या है, U प्लस एटा वी क्या है। ये सब एक ही चीजें हैं। ठीक है, मेरी बात। सिंबल अलग अलग है। एफ जेड का मतलब है कि मान है वो जेड के पदों में होगा। अब जेड का मान एक्स और वाई के पदों में होगा, तो एफ जेड का मान भी एक्स और वाई के पदों में होगा। ठीक है ना बात। जैसे अपन बोलते हैं डब्ल्यू का मान यू और वी के पदों में, यू प्लस एटा वी, और यू और वी का मान एक्स और वाई के पदों में, तो इसका मतलब डब्ल्यू का मान एक्स और वाई के पदों में। तो घूम फिर के बात वही पे आएगी है। ठीक है, ये केवल और केवल सिंबल है अलग अलग रूप में। डब्ल्यू, एफ जेड, यू प्लस एटा वी, यू भी एक्स और वाई का फलन है, वी भी एक्स और वाई का फलन है। ठीक है, इस तरीके से तो ये सिंपल है। बात इसकी घूम फिर के एक ही बात पे जाएगी कि मान होगा एक्स और वाई के पदों में। ओके, तो ये था सम्मिश्र चर का फलन। इसके अलावा एकमान्य फलन और बहुमान्य फलन की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। ठीक है, एक आसान सी परिभाषा थी, एकमान्य फलन और बहुमान्य फलन। आपको मैंने 2 एग्जाम्पलों के माध्यम से समझाया था। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा आपके कि डब्ल्यू है एकमान्य फलन कब होगा और बहुमान्य फलन कब होगा। तो डब्ल्यू का एक ही मान प्राप्त होना चाहिए जेड के एक मान के संगत, एकमान्य फलन। ठीक है, जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, कुछ भी ले लो। और जेड के एक मान के संगत जो आपका डब्ल्यू है उसका एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक मान प्राप्त होंगे, जैसे अंडर रूट जेड। तो अंडर रूट 4 ले लो प्लस माइनस 2, अंडर रूट 9 प्लस माइनस 3, अंडर रूट 16 प्लस माइनस 4, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल वे में आपको चीज़ों को लेते हुए समझना है। ये थोड़ा सा रिविजन हो गया, आपको मैंने बता दिया कि अपना पहली क्लास में क्या टॉपिक चला था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे तो ये दिमाग में बैठ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं। साथ साथ पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी नहीं में इतनी। और अगर ये सोचोगे एक साथ पढ़ लेंगे फिर कुछ नहीं होना है, एक साल आप देख चुके हो अच्छे से। ठीक है, तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए और रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ओके, देखिए आज दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास के अंतर्गत अपनी 1-2 परिभाषा रह गई थी, उनको पढ़ते हैं। उसके बाद विश्लेषित फलन और उस पर आधारित थ्योरम, एग्जाम्पल और क्वेश्चन बारी बारी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए आज की क्लास का पहला टॉपिक, पहली परिभाषा। सम्मिश्र फलन की सीमा। देखिए, एक तो परिभाषा है जो कि रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण से ऐसे वैसे ली गई है, कुछ 1-2 सिंबल चेंज है बस। यहाँ पे फलन आ गया, वहाँ पे अनुक्रम था, और कुछ भी चेंज नहीं है। तो अगर वहाँ से ठीक से पढ़ा है आपने तो यहाँ भी इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक तो परिभाषाएं हैं वहाँ से, है ना, ज़्यादा रोल नहीं है। और तो बाकी अलग मैटर है पूरा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो देखिए सम्मिश्र आपको कोई भी फलन है, जैसे डब्ल्यू है, एफ जेड है, उसकी सीमा आप ना किस प्रकार ज्ञात करोगे। ठीक है, तो सिंपल वे में तो देखिए मान वही रहेगा, जैसे अपना एफ जेड माइनस एल का मापांक लेस देन एफ, जबकि
जेड माइनस जेड जीरो का मापांक लेस देन डेल। ये आज मैथमेटिकल रूप है। इसका क्या मतलब है? फलन एफ जेड की सीमा है वो एल है। फलन एफ जेड की सीमा वो क्या एल है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एल। फलन एफ जेड है, उसमें जब आपका जेड है वो जेड जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, यदि एल मान प्राप्त हो रहा है, एल कोई सिंबल है तो एल क्या हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी मान प्राप्त हो रहा है वो फलन की क्या होगी, सीमा। ठीक है, थ्योरेटिकल रूप में सुनना चाहो तो ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, एक फलन एफ जेड है, उसकी सीमा एल कहलाती है, उसकी सीमा एल कहलाती है। यदि वह, ध्यान सुनना, है ना, किसी बिंदु जेड जीरो, किसी बिंदु जेड जीरो के निष्कासित प्रतिवेश में, हाँ जेड जीरो के निष्कासित प्रतिवेश में एफ जेड की सीमा है वो एल कहलाती है। यदि तो आपका जेड है वो जेड जीरो की ओर अग्रसर इस प्रकार हो, किसी स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत एक डेल ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार विद्यमान है। कुछ याद आया होगा इस प्रकार की लैंग्वेज, एक स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत एक डेल ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार विद्यमान है। ये एफ जेड माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जेड माइनस जेड जीरो का मापांक लेस देन डेल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो ये परिभाषा है किसकी, सम्मिश्र फलन की सीमा की। ठीक है, आपने सुन ली होगी, समझ में आ गई होगी। मैं लिख देता हूं, देखिए आप भी इसको साथ साथ में नोट कर सकते हैं। क्या लिखोगे, न किसी बिंदु जेड जीरो के निष्कासित प्रतिवेश में क्या लिखोगे, किसी बिंदु जेड जीरो के निष्कासित प्रतिवेश में सम्मिश्र फलन एफ जेड की सीमा एल होगी। यदि कौन सी कंडीशन पर होगी, देखिए कौन सी कंडीशन होगी, यदि किसी स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत, इसे डेल ग्रेटर देन जीरो का अस्तित्व इस प्रकार है कि जहां पे डेल है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, डेल है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। अब आगे आपको बताइए क्या लिखना है। एफ जेड माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जेड माइनस जेड जीरो का मापांक लेस देन डेल, और ये जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, छोटा कभी भी नहीं होगा, आप जानते हो। या कोई भी मान हो उसका मोड लेते हैं, मापांक लेते हैं, माइनस में आता है नहीं आता है, तो हमेशा ही क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि परिभाषा है इसकी फलन एफ जेड की सीमा की। यहाँ पे फलन एफ जेड है, तो कैसा फलन है, वो एक सम्मिश्र फलन है। ठीक है, हो जाएगा। या उसका एक प्रूफ और देख लो,
क्या लिखोगे कि जेड के जेड जीरो की ओर, जेड के जेड जीरो की अग्रसर, जेड जीरो की ओर अग्रसर होने पर लिखोगे लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एफ, यानी फलन एफ जेड में जो आपका जेड है वो किसकी ओर अग्रसर है, वो कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट आपको दिया हुआ होगा, या आपको ज्ञात भी करना पड़ सकता है, ज्ञात होगा कैसे वो बात का प्रोसेस है, अभी एक बार आप इतना समझिए। तो जेड है वो किसकी ओर अग्रसर है, कोई पॉइंट है जेड जीरो उसकी ओर अग्रसर है, तो जो मान आता है वो फलन एफ जेड की होगी सीमा होगी। आपको समझने वाली बात यह है, एल तो यहाँ पे कोई सिंबल लिया गया है, वो सिंबल तो कोई भी लिया जा सकता है, जो सीमा होती है उसको बोलते हैं लिमिट, इसलिए एल लिया गया है, ठीक है, लिमिट एल। तो ये परिभाषा मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, सम्मिश्र फलन की सीमा, ठीक है। आपको मैंने पहले बोला, फिर यहाँ पे अच्छे से इसको लिख भी दिया है, समझा भी दिया है, अब ये क्लियर हो जानी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड में भी आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में जरूर पढ़ा है, सीमा सीमा बिंदु के बारे में, वहां पे अनुक्रम था, यहाँ पे सम्मिश्र फलन है, बस ये इतना समझ, ठीक है। तो यदि पढ़ी हुई चीज अपने सामने आ जाती है तो थोड़ी सी उसको समझने में आसानी होनी चाहिए, ठीक है। यदि वो अच्छे से पढ़ी हुई है तो वही चीज यहाँ पे है, समझिए इसको अच्छे से, नोट कीजिए। नेक्स्ट परिभाषा है सातत्य, कंटिन्यूटी, ठीक है। सातत्य यानी कोई भी फलन है उसके सतत होने की कंडीशन, ठीक है। वहां पे अनुक्रम के सतत होने, यहाँ पे आपका फलन है उसके सतत होने की कंडीशन। तो बात वही है, कुछ अलग नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है, सेम टू सेम वही कंडीशन है। देख लीजिए क्या कंडीशन है, जेड पर फलन, आप उसको डब्ल्यू भी बोल सकते हो, ये क्या है कि सम्मिश्र फलन है, ठीक है। ये कोई भी बिंदु है, ये क्या है, कोई भी बिंदु है, जेड जीरो उस पर क्या कहलाता है, सतत फलन कहलाता है, यदि क्या कहलाता है, सतत फलन कहलाता है यदि वही बात किसी स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत एक डेल ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार विद्यमान होगा कि, देखिए सारा पढ़ा हुआ है, एफ जेड माइनस एफ यानी जेड जीरो का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जीरो लेस देन जेड माइनस जेड जीरो का मापांक लेस देन डे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट z टेंड्स टू z0
एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड जीरो, यानी जो फलन एफ जेड है उसमें जो आपका जेड है वो किसकी ओर अग्रसर है, वो किसकी ओर फॉरवर्ड है, किसकी ओर वो प्रवृत्त है, वो किसकी ओर है, जेड जीरो। तो जेड की जगह कौन सा मान ग्रहण कर लेगा, जेड जीरो। ठीक है, ये सारी कंडीशन रियल में बहुत अच्छे से करवाई गई है। ओके, तो ये ठीक से पढ़ी है परिभाषाएं तो दिक्कत होगी नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अच्छे से देखना, अगर नहीं पढ़ी तब भी कोई बात नहीं, सिंपल कंडीशन है इसका कि इससे आप क्या समझोगे, इससे ये समझोगे फलन एफ जेड है वो किसी बिंदु जेड जीरो पर क्या है, सतत फलन है, बस इतना सा समझोगे। इससे क्या समझोगे, फलन एफ जेड है वो किसी बिंदु पर क्या है, सतत फलन है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ओके, समझ में आ गया होगा मैथमेटिकल रूल, परिभाषा में इसकी लिख देता हूँ, आप इसको नोट करते जाइए। सम्मिश्र फलन एफ जेड, कौन, सम्मिश्र फलन एफ जेड किसी बिंदु जेड जीरो पर क्या कहलाता है, एक सतत फलन कहलाता है। कौन, सम्मिश्र फलन एफ जेड है वो किसी बिंदु जेड जीरो पर एक सतत फलन कहलाता है, यदि सेम टू सेम वही बात रिपीट हो रही, देखिए अभी आप समझ सकते हो कि एक तरीके से रिवाइज हो रही है लाइन, आपके अच्छे से याद हो जाना चाहिए। यदि किसी स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत एक डेल ग्रेटर देन जीरो का अस्तित्व इस प्रकार हो, ठीक है, ताकि या इस प्रकार हो विद्यमान, ये एक ही बात है, लेकिन इसको देखो अपना अपना तरीका लिखने का, अस्तित्व हो, विद्यमान हो, ये सब एक ही चीजें, आपको जो ठीक लगे आप उसको लिख सकते हो। कंडीशन है वो सही होनी चाहिए, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। जबकि जीरो लेस देन जेड माइनस जेड जीरो का मापांक लेस देन 10। कंडीशन तो देखो यही होती है मैं कि जेड माइनस जेड जीरो का मापांक लेस देन 10, ये तो एक अपन ऐसे लिखते हैं कि मापांक है तो मान जीरो से बड़ा ही होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा, माइनस में मान नहीं होता है, ठीक है। और इसमें से भी बात करें तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, इससे क्या समझे, इससे हम ये समझे शॉर्ट रूप में इतना याद रखिए, फलन एफ जेड है वो किसी बिंदु जेड जीरो पर सतत फलन है, ठीक है। यह क्या लिखोगे, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड जीरो, वही बात है ना, जेड के जेड जीरो की ओर अग्रसर होने पर फलन एफ जेड का मान क्या प्राप्त हो जाए, एफ जेड जीरो हो जाए। अब देखो पॉइंट कोई भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे आ गया जेड वन तो यहाँ पे एफ जेड वन, तो चेंज करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिक्स आपने कर लिया कि एफ ना जेड जीरो याद रखेंगे चाहे कुछ भी आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, रटना नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, पॉइंट तो चेंज होते रहते हैं। ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये अपनी परिभाषा थी सातत्य की, कोई भी सम्मिश्र फलन है तो वो सतत फलन कब होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी।
पहले भी पढ़ चुके हैं, अब दोबारा है ये, ठीक है। ध्यान से इसको समझो और फिर नोट करो। अब देखिए नेक्स्ट परिभाषा अवकलनीयता, और ये विश्लेषिक जो फलन है उससे पहले अपनी लास्ट परिभाषा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्लेषिक फलन, ठीक है। अवकलनीयता के भी कुछ एक दो क्वेश्चन है, लेकिन विश्लेषिक फलन है वो अवकलनीयता पर आधारित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि अवकलनीयता अच्छे से क्लियर है तभी विश्लेषिक फलन हो पाएगा, ठीक है। अब बताइए यदि अपन डायरेक्ट विश्लेषक फलन पढ़ लेते तो फिर ये समझ में कैसे आता। इसीलिए सातत्य अवकलनीय फलन की सीमा है, ये सब क्लियर होना चाहिए, खास करके अवकलनीयता, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होगी किसमें, विश्लेषिक फलन में, कि कोई भी फलन है वो विश्लेषिक फलन होगा यदि उसमें अवकलनीय कंडीशन हो, ठीक है। रही बात परिभाषा की, तो परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि विश्लेषिक फलन में अवकलनीयता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अवकलनीयता की परिभाषा पढ़ेंगे। इसके नाम से पता चल देखो, अवकलनीयता मतलब फलन का अवकलन तो होना ही, ठीक है। और उसका मान होगा किस प्रकार से, कहाँ पे कोई अपन पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे वो फलन अवकलनीय फलन होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी वो अलग चीज है, ठीक है। ध्यान से समझिए पहले आप, यहाँ आपका समीकरण फलन है एफ जेड, ठीक है। जेड का फलन है, सिंपल सी बात है, डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये क्या है, देखिए इसको क्या बोलोगे, फलन एफ जेड है, वो जेड पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय। वो पर जेड पे क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा जी, एफ डैश जेड हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा तो अवकलन एफ डैश जेड। लेकिन इसकी कंडीशन क्या देखो, फलन एफ जेड है वो जेड पर अवकलनीय होगा, ये भी देखो ये मान देखिए आप, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, ये क्या होगा, ये मान वो परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए। परिमित रूप से विद्यमान का मतलब है कि इसका कोई ना कोई मान जरूर आना चाहिए, प्लस में माइनस में कैसे भी इंफिनिटी मान नहीं होना चाहिए। वह अद्वितीय हो, अद्वितीय का मतलब उसके जैसा कोई नहीं, यानी जो मान है बस वही मान, उसके अलावा और किसी तरीके का कोई भी मान प्राप्त नहीं होना चाहिए किसी भी अन्य कंडीशन से, ठीक है। अभी परिभाषा से आप इतना समझिए, जब एग्जाम्पल थ्योरम होंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंडीशन क्या है, फलन एफ जेड है वो जेड पर अवकलनीय फलन होगा यदि
लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड, ये पूरा एक फलन है अलग से, एफ जेड प्लस डेल जेड, ये पूरा फलन है एफ जेड माइनस अपॉन डेल जेड, परिमित रूप से विद्यमान हुआ है अद्वितीय, ठीक है। अब डेल जेड के बारे में भी आपको थोड़ा कुछ सोचना चाहिए, है ना। जेड जैसे मान लो आपका जेड है तो इसका मान एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसी प्रकार जो आपका डेल जेड है उसका मान कितना हो जाएगा, डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। आप इसको ऊपर या साइड कहीं में भी नोट कर सकते हो, चीज आगे काम में आएगी। जो आपका जेड का मान है एक्स प्लस आइटा वाई, तो डेल जेड का मान डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई, ठीक है, डेल लग जाएगा दोनों। अब देखो क्या कह रहा है कि डेल जेड टेंड्स टू 0, अब इसका मतलब समझिए आप, डेल जेड टेंड्स टू जो आपका 0, उसका मतलब है कि डेल जेड है वो 0 की ओर अग्रसर है, और 0 यानी मूल बिंदु, ये 0 यानी मूल बिंदु। देखो जेड क्या है, इसमें दो मान है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, और ये 0 की ओर अग्रसर है, मतलब 0 0 यानी मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, ठीक है ना भाई। जो आपका जेड है वो 0 की ओर अग्रसर है नहीं है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो जो आपका जेड है वो 0 की ओर अग्रसर है, इसकी जगह यदि आप मान रखते हो 0, तो इसको क्या लिखोगे, 0 प्लस आइटा टू 0 एक्स प्लस आइटा वाई है बराबर एक्स का मान 0 तुलना कर लीजिए, और जो वाई है उसका मान 0। इससे आपको ये समझना है कि जब आपका जेड है वो 0 की ओर अग्रसर है तो वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, समझना ही आप, इसीलिए ये लिखा है। आप क्या समझे कि जेड है वो 0 की ओर अग्रसर है, इसका मतलब तो जेड है वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। तो ये यहाँ पे देखो डेल जेड टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब डेल एक्स भी 0 और डेल वाई भी 0, यानी इतना समझना है कि डेल जेड है वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। मान लो यहाँ पे कोई डेल जेड, ठीक है, अब वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, एक बात, ठीक है। अब मूल बिंदु की ओर अग्रसर है तो वो किसी भी पथ से आ सकता है, हम किसी भी पथ का क्या मतलब है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस लाइन को। इस लाइन पे आधारित 3-4 एग्जाम्पल है, ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि डेल जेड है, उसमें ये बार बार आएगी लाइन, और उसका आपको मतलब समझना होगा कि डेल जेड है वो है ना 0 यानी मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। उसका मतलब क्या है, देखो मूल बिंदु की ओर अग्रसर है तो वो है ना किसी भी पथ से अग्रसर हो सकता है, मतलब वो किसी भी पथ पर गतिमान होकर मूल बिंदु तक पहुंच सकता है। जैसे मान लो सरल रेखा के माध्यम से आ रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, चाहे वो किसी वक्र के माध्यम से आ रहा है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है कि जो भी आपका जेड है या डेल जेड है वो 0 यानी मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, तो वो किसी भी पथ के माध्यम से मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो सकता है। कोई निश्चित पथ नहीं है कि ये सरल रेखा के माध्यम से जाएगा, ये कोई आपका है वक्र, जैसे परवलय है और कुछ है, ठीक है ना, वर्थ है जिस पे चल के जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेल जेड मूल बिंदु की ओर किसी भी पथ के माध्यम से अग्रसर हो सकता है। ये लाइन आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे तो नोट कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन पे आधारित 3-4 एग्जाम्पल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उनमें ये लाइन काम में आएगी, वहां पे आपके ये डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए अपनी परिभाषा अवकलनीयता की, अवकलनीय क्या रहेगा, ये होना चाहिए परिमित रूप से विद्यमान, अद्वितीय होना चाहिए। इसमें मैंने आपको इसका मतलब बता दिया है, इसका मतलब क्या है, मूल बिंदु की ओर अग्रसर किसी भी पथ के माध्यम से, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, ओके। देखिए
यदि एफ जेड क्या कोई समिश्र फलन है, किसका है? समिश्र सर है ना, जेड का कोई फलन है, समिश्र फलन है एफ जेड, जिसको आप डब्ल्यू भी रिप्रेजेंट करते हो, यू प्लस आइटा भी बोलते हो। अब ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, देखो एक साथ चलनी चाहिए, सब आपको पता होना चाहिए। तब एफ जेड है वो जेड पर, एफ जेड है वो जेड पर कौन सा फलन कहलाएगा? अवकलनीय फलन कहलाता है। यदि यदि लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। परिमित रूप से क्या हो? विद्यमान हो एवं अद्वितीय हो। ये परिभाषा है, ठीक है। फलन एफ जेड समिश्र फलन, एफ जेड है वो जेड पर अवकलनीय फलन कहलाता है यदि लिमिट, ये मान याद रखिए आप, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड परिमित रूप से विद्यमान हो एवं अद्वितीय हो गया? क्लियर? ठीक है, ये तो होगी परिभाषा। अब देखिए एक दो पॉइंट लिख रहे हैं जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, आप भी इनको नोट कर लीजिए। देखिए एक लाइन का आपको अर्थ लिखवा रहे हैं। अब इससे आसान तो क्या होगा, अब तो आपके यहाँ से अब अच्छे समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब एक ये, यहाँ डेल जेड टेंड्स टू 0 का अर्थ है कि डेल जेड है वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्या लिखोगे? डेल जेड है वो किसी भी पथ के माध्यम से मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो सकता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे दोनों, डेल जेड टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है, और वो किसी भी पथ के माध्यम से मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो सकता है, ठीक है। याद रखोगे ये कंडीशन, एक तो परिमित रूप से विद्यमान अद्वितीय, और इसका क्या मतलब है, डेल जेड टेंड्स टू 0 कौन से पथ के ओर चलेगा, ठीक है। ये परिभाषा देख लीजिए, अच्छी परिभाषा है। अब तक जितनी परिभाषा करवाई है उनमें से ये परिभाषा है वो एग्जाम में पूछी गई, ठीक है। तो ठीक से समझिए और फिर नोट कीजिए इसको।
ये आपका फलन एफ जेड का जेड में जो अवकलन होने की कंडीशन है उसका मैथमेटिकल रूप आपने यही लिखा कि परिमित रूप से क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, द्वितीय होना चाहिए। देख लीजिए, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, एफ डेश जेड। आप समझ गए होंगे, जैसे एफ एक्स का अवकलन है वो एफ डेश एक्स होता है, उसी प्रकार एफ जेड अवकलन ही है, यानी एफ डेश जेड। अब कहाँ पर है, और जेड पर है। अपन ने बोला है कि एफ जेड है वो जेड पर अवकलनीय फलन है, तो एफ डेश जेड, और ये इसका मान। ठीक है मेरी बात। अब देखिए उसी का एक, इसके दो रूप है, यानी आप समझ सकते हो कि कुल दो फॉर्मूलों में है। एक तो ये आपका, एक और है। ठीक है, तो वो किसी दूसरे बिंदु के लिए, जैसे ये यहाँ पे किस पे है, जेड पे है, उसी प्रकार ये किसी दूसरे बिंदु पे कि भाई अब है ना जेड नहीं, कोई दूसरा बिंदु है जेड 0, उस पर फलन अवकलनीय है, तो उसकी कंडीशन क्या है, तो उसको और देख लीजिए बस। नोट लगा के देखिए आप। क्या है, फलन एफ जेड के लिए बिंदु जेड 0 पर अवकलनीय होने के लिए, यानी फलन एफ जेड अवकलनीय है लेकिन कहां पर है, बिंदु जेड 0 पर है, उसकी कंडीशन क्या है वो देखिए। ये होगी उसकी कंडीशन, एफ डैश जेड 0 इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड 0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस जेड 0। ये देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये इसी से आएगा। आएगा कैसे देखिए, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये साइड में काम में आएगा कि भाई जेड का मान एक्स प्लस आयटा वाई है, तो जो आपका डेल जेड है उसका मान डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई। ठीक है, थोड़ा सा साइड में लिख लेना इसको। तो जो आपका डेल जेड है उसका देखो मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि पहले जो फलन था वो कहाँ पे था, जेड पे था, अब वो कहाँ पे जेड 0, तो परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन मतलब जेड माइनस जेड 0। ठीक है, एक सिंबल होता है, एक परिभाषा के तौर पे आप समझ सकते हो कि डेल जेड का मतलब क्या है। मतलब कोई भी फलन है उसकी पहले की स्थिति और अब की स्थिति, तो पहले था जेड, अब जेड 0, तो क्या हो जाएगा जेड माइनस जेड 0। ठीक है, ये एक समझ सकते हो संकेत के तौर पे, परिभाषा के तौर पे मतलब होता है डेल जेड का, जेड माइनस जेड 0। तो देखो आपको इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए आप इसको समीकरण एक दे दीजिए एक बार। ठीक है, समीकरण एक से। ठीक है, अब पहली बात तो इसमें था बिंदु जेड, इसमें बिंदु है जेड 0, तो जो आपका जेड है उसको रिप्लेस करोगे किससे, जेड 0 से, और जो डेल जेड है उसका मान रखोगे जेड माइनस जेड 0। बस इतना सा करना है, इसी के माध्यम से ये प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है, एक तो डेल जेड की जगह क्या रखेंगे, जेड माइनस जेड 0, इसका मतलब होता है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसके अलावा ये था कहाँ पर, फलन एफ जेड अवकलन था कहाँ पर, ठीक है जेड पर, और ये फलन एफ जेड कहाँ पर अवकलन है, जेड 0 पर। तो इसका मतलब इसमें जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इसको जेड 0, क्योंकि अब की बार दूसरा बिंदु ले रहे हैं जेड 0। ठीक है, तो देखिए इसमें चेंज करते हैं अपन, एफ डेश ये आपका जेड डेश की जगह जेड 0 हो गया। लिमिट जो आपका डेल जेड है उसका मान जेड माइनस जेड 0 टेंड्स टू 0, एफ जो आपका जेड है उसकी जगह क्या अप्लाई कर रहे हैं, जेड 0, जो आपका डेल जेड है उसकी जगह जेड माइनस जेड 0 माइनस एफ जेड 0, जो आपका जेड है उसकी जगह जेड 0,
अपॉन डेल जेड, और डेल जेड का मान जेड माइनस जेड जीरो। ठीक है, अब आप देख लो एफ डेज है ना जेड जीरो, ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का, तो जेड टेंस टू जेड जीरो, ये जेड जीरो से जेड जीरो कैंसिल, क्या बचा एफ जेड, ओके, माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। आ गया ना ये? ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों आपको पता होनी चाहिए, ये ज्यादा काम नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट दे दिया गया है और अपने को भी कोई ना कोई पॉइंट ही दिया जाएगा, उस पॉइंट के हिसाब से ही अपने को अवकलनीयता की कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ही आपके, हालांकि परिभाषा अपने पहले हो चुकी थी, ये इसका दूसरा रूप, इसका भी थोड़ा ध्यान में रखोगे। डेल जेड का मान क्या होता है किसी पॉइंट के लिए, उसको ध्यान रखोगे। ठीक है, ये बिंदु है जेड जीरो पर, ये बिंदु जेड पर, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, तभी आगे जाके जब थ्योरम हो, एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, कोई डाउट नहीं रहेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ये क्लियर नहीं हुए तो डाउट हो गए। अब ये पॉइंट यहाँ पे कैसे आ गया, ये यहाँ पे कैसे आ गया, ये सारे डाउट हो गए, ये भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। ठीक है, तो बार बार देखिए, आप इसको रिपीट करके अच्छे से समझिए और इसको लिखिए, ठीक है, लिखने से है वो ज़्यादा याद रहता है। ओके, तो आप यहाँ तक इसको नोट कर सकते हो। अब इसके बाद में यदि आप इसके आगे की स्टेप लिखो तो आप कह सकते हो यही आएगा, तो आप इसके आगे स्टेप इसको अप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको यहाँ तक। इसको कैसे करोगे, यही मान अपने को प्राप्त होगा। देखो एफ डेस जेड जीरो, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस, तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो, यहाँ से एफ जेड बचेगा माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ये दूसरा रूप, इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो। एक और दो है, वो दोनों ही अवकलनीयता की कंडीशन है। समझना ये है कि फलन एफ जेड के लिए है दोनों, एक है जेड के लिए, एक है बिंदु जेड जीरो के लिए। ठीक है, और डेल जेड का मान है जेड माइनस जेड जीरो, जहाँ पे जेड और जेड जीरो है वो कोई दो स्थितियां हैं फलन की। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, परिभाषा समझ सकते हो, जो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, आज की क्लास का अपना लास्ट पॉइंट है, इसको आप समझिए। ठीक है, पॉइंट क्या है कि जैसे आपका जेड है, ठीक है, और वो जो मैंने अभी भी लाइन बोली है पथ वाली, उसी के माध्यम से एक लाइन बोल रहा हूँ, उसको समझिएगा। जो जेड है वो भिन्न भिन्न जो माध्यमों बोल दो या पथ है, उनके माध्यम से है ना जेड जीरो की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, इतना क्लियर है कि जेड है वो जेड जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, जैसे उसमें मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे यानी किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, जेड जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, कौन, जेड। लेकिन वो किसके माध्यम से, विभिन्न पथों के माध्यम से, विभिन्न मार्गों के माध्यम से, सरल रेखा, वक्र, परवलय, कुछ भी आकृति वो हो सकती है। तो ध्यान सुनिएगा, यदि ऐसा करने पर ये जो सीमा है, ठीक है, सीमाएं तो है इसका मान, देखो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो, तो ये पूरा मान। ठीक है, यदि आप सररेखा के माध्यम से या और कोई पथ है तो उसके माध्यम से, ठीक है, दो तीन ले ली, मान लो अपन ने पथ, दो तीन मार्ग ले ली, दो तीन ले ली माध्यम, और इस सीमा के जो मान है वो एक समान नहीं प्राप्त होते हैं। सररेखा पे कुछ और आ गया, परवलय पे कुछ और आ गया, हाँ, जो
जो और कुछ दिया गया वक्र उसमें कुछ और आ गया, यानी इसका मान है वो समान नहीं प्राप्त हो रहा है, तो जो आपका फलन है जेड है वो बिंदु Z0 पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फलन एफ जेड है वो Z0 पर अवकलनीय नहीं होगा यदि इस न लिमिट का मान समान प्राप्त नहीं होगा विभिन्न पथों पर गुजरने पर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, क्लियर हो गई होगी। यदि जेड है वो किसी प्रांत समझ सकते हो, कोई क्षेत्र समझ सकते हो, कोई भी क्षेत्र है उसमें विभिन्न पथों के माध्यम से Z0 की ओर अग्रसर हो रहा है तब उपयुक्त सीमा 2, उपयुक्त सीमा 2, इसका आपको मतलब समझना है। उपयुक्त सीमा 2 का मतलब ये है कि ये पूरा मान लिमिट z टेंड्स टू Z0 f z माइनस f and Z0 अपॉन z माइनस Z0 का मान भिन्न प्राप्त होता है भिन्न भिन्न प्राप्त होता है तब फलन एफ जेड बिंदु, तब फलन एफ जेड बिंदु Z0 पर अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मतलब एक बार फिर समझ लीजिए। यदि जेड है वो किसी प्रांत में किसी अन्य क्षेत्र में विभिन्न पथों के माध्यम से, इसका मतलब आपको मैंने बता दिया है, Z0 की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, कौन जेड, तब यदि उपयुक्त सीमा 2 यानी ये पूरा मान, ये पूरा मान, इसका मान क्या है, हाँ भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो विभिन्न पथ यानी एक से अधिक पथ लेने, आपको 2 पथ लेने, 3 ले लिए, इस तरीके से, तो उन पे मान यदि समान प्राप्त नहीं हो रहा है, कैसा प्राप्त हो रहा है, भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो रहा है, तो फलन है जेड वो बिंदु Z0 पर अवकलनीय नहीं होगा। यानी अवकलनीय होने के लिए क्या होना चाहिए, मान समान प्राप्त होना चाहिए इस लिमिट का, चाहे वो किसी भी पथ से आए। ठीक है, समझने वाली बात यह है, जेड है वो Z0 की ओर अग्रसर है, चाहे वो किसी भी पथ के माध्यम से, इसका पूरी लिमिट का मान, ये मान समान प्राप्त होना चाहिए हर बार, तो ही फलन है जेड है उस बिंदु Z0 पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। मान भिन्न भिन्न है तो अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, तो ये था अवकलनीयता का टॉपिक, इसका ये परिभाषा, इसके 2 रूप और ये साथ में कुछ इसके पॉइंट। ओके, तो ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अब इसके आगे का जो स्टार्ट होगा वो अपना जो यूनिट का नाम है वो स्टार्ट होगा विश्लेषित फलन। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से याद होना चाहिए, खास करके अवकलनीयता। फिर बोल रहा हूँ, यदि ये स्टार्टिंग की 2 क्लासें अच्छे से क्लियर नहीं है, आगे का बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो हम डायरेक्ट उसको पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से हर कॉन्सेप्ट को टाइम दीजिए, ध्यान से पढ़िए, तब जाके चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, इसको ध्यान से समझना, लिखना, तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, तो अभी आज क्लास में इतना ही हो पाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विश्लेषित फलन के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।